तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक फोर्स जिसका नाम दिया था हमने अपथ्रस्ट, या उसका एक और नाम था बॉयंट फोर्स। इट इज द फोर्स exerted by the liquid vertically upwards to an object which is partially or wholly immersed in it। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर डालोगे तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को एक ऊपर की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगी, अपवर्ड फोर्स, विच वाज नोन एज अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। हमें पता है उस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लगता है W। दैट इज व्हाई जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो उसका वेट थोड़ा कम होता है, क्योंकि वेट नीचे की तरफ लग रहा है और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ओवरऑल आपका वेट कितना होता है, W माइनस एच बी। तो वेट कम हो जाता है। ठीक है, तो वेटलेस नहीं बोलेंगे, वेटलेस मतलब तो जीरो वेट हो गया, जीरो वेट नहीं होता बट वेट कम हो जाता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है, और हमने एक चीज देखा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब एक बॉडी को पार्शियली या होली इमर्स कर दोगे तो इट डिस्प्लेसेस सम अमाउंट ऑफ लिक्विड। पानी ऊपर चलेगा ना, तो लिक्विड को अगर पानी में डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो buoyant force is equal to the weight of liquid displaced, और ये बराबर होता है the loss in weight of the object। तीन चीजें इक्वेट किए जाते हैं। buoyant force is equals to weight of liquid displaced, और वो किसके बराबर होगा, ये बॉडी का वेट में कितना कमी हुआ। समझ रहे? इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने अंदर डाला है, इसको ऊपर से ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स मिल रहा होगा, इसका वेट पानी के अंदर जाके कम हो गया होगा। पहले इसका वेट 5 kg था, अब इसका वेट कम होके 3 kg हो गया है। इसका मतलब क्या है कि यहां से 2 kg का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। और इसका एक मतलब और क्या है कि यहां से पानी जो है वो 2 किलो बाहर आ चुका है। अब थ्रस्ट यानी कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू लॉस इन वेट। 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 kg का वेट कम हुआ पानी के अंदर जाने से। और हमने यही वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को WL से डिनोट किया था। और वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है। तो VdG आपका होता है WL, और यही बॉयंट फोर्स के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इसे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं मैं, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट ऑफ लिक्विड को हम m इंटू जी बोल सकते हैं। वेट का मतलब m इंटू जी होता है, ये ग्रेविटेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और m का मतलब होता है v इंटू डी, और g तो पहले से ही। m का वैल्यू v इंटू डी कैसे आया, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो m हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कितना वॉल्यूम लिक्विड बाहर आया और उस लिक्विड का डेंसिटी कितना है। हर एक सब्सटेंस का डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। उस सब्सटेंस के कितने मास ने कितनी जगह ली है, ये होता है उसका डेंसिटी। और डेंसिटी के टर्म्स में हमने दो टर्म्स और पढ़े थे, फ्लोटेशन एंड सिंकिंग। कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट होगा या सिंक होगा, वो डिपेंड करेगा उनकी डेंसिटीज पे। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो सिंक हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डूब जाएगा। और अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। इक्वल में भी वो फ्लोट करेगा, थोड़ा सा इमर्स, थोड़ा सा डूब के फ्लोट करेगा, पूरा डूबेगा नहीं। समझ रहे? हमने बात की थी एक कॉर्क जो कि वुड का बना हुआ है, और एक नेल जो कि आयरन का बना हुआ है, ये फ्लोट करता है और ये सिंक हो जाता है। इसकी डेंसिटी से फर्क है। नेल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, और
कॉर्क की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम, इसलिए कॉर्क फ्लोट करेगा और नेल सिंक हो जाएगा। डेंसिटी मतलब वही मास पर यूनिट वॉल्यूम, उस सब्सटेंस का कितना मास है और वो कितनी जगह लेगा, वो डिफाइन करता है उसकी डेंसिटी। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। समझ में आ रही बात है ना? हर 1 लीटर लिक्विड बराबर जगह नहीं लेगा। आपने 3 लिक्विड ली, मिल्क, वाटर एंड पेट्रोल, तीनों का 1-1 लीटर लिया, तीनों का 1-1 लीटर लिया, तीनों का मास सेम नहीं होगा, तीनों का मास सेम नहीं होगा। एक लिक्विड भारी होगी, एक हल्की होगी, और एक हो सकता है सबसे भारी हो या सबसे हल्की हो। तो तीनों का डेंसिटी यानी मास अलग अलग आएगा। भले तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, आपने पेट्रोल भी 1 लीटर लिया हाथ में, आपने 1 लीटर दूध भी लिया, और आपने 1 लीटर पानी भी लिया, बट तीनों का मास अलग अलग होगा। तो ये कहना सख्त गलत है कि जब 1 किलो दूध ले रहा है, एक्चुअली दूध को हम लीटर में नापते हैं। मार्केट में भी आपको जो पॉलिथीन में दूध मिलता है वो 1 लीटर है, दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 1 kg, याद रखना। हाँ, पानी का 1 लीटर उसके 1 किलो के बराबर होता है। पानी का 1 लीटर उसके 1 किलो के बराबर होता है, बट हर लिक्विड का ऐसा नहीं होता। पानी का भी ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। पानी की जो डेंसिटी होती है ना, वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होती है आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, यानी कि आप इसको 1 ग्राम पर ml भी बोल सकते हो। यानी कि पानी के 1 ml का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 ml का मास 2 ग्राम होगा, तो 1000 ml का मास 1000 ग्राम होगा, और 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 kg, और 1000 ml का मतलब क्या होता है 1 लीटर। ये सिर्फ पानी के लिए ट्रू है, नॉट फॉर ऑल लिक्विड। एम आई क्लियर? अब जो पेट्रोल पंप में जाते हो तो वहां पे 2 चीजें लिखी रहती है पेट्रोल पंप के बोर्ड में। एक लिखा रहता है उसकी डेंसिटी, और एक लिखा रहता है पर लीटर का दाम। तो अभी वो लिखा रहता है 102.45, ये होता है 1 लीटर का रेट। पेट्रोल अगर आप 1 लीटर दे रहे हो तो आपको इतना रुपए पे करना पड़ेगा। और जस्ट इसके ऊपर एक और डिस्प्ले रहता है, वहां लिखा रहता है 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये है उसकी डेंसिटी। 780 kg पर मीटर क्यूब, ये उसका डेंसिटी। वही वाटर का कितना हो जाएगा अगर मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना चाहूँ। ये तो मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बताया ना, आप इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो। ऑल आर द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। मास की जगह ग्राम की जगह मैं केजी ले लेता हूँ, और वॉल्यूम में सेंटीमीटर की जगह मैं मीटर ले लेता हूँ। तो दिस विल बी द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। समझ रहे हो? कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करा, ध्यान देना, केजी पर मीटर क्यूब में मैं चेंज करा। अभी हम पता लगा लेंगे कि पानी और पेट्रोल में भारी कौन है और हल्का कौन। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो भारी होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हल्का होगा। पेट्रोल की डेंसिटी मैंने बताई ना, तो 780 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी को भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं। हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg होगा, क्योंकि 1000 ग्राम मतलब 1 kg होता है। तो 1 ग्राम के 1000 से डिवाइड कर दूंगा, समझ में आ रहा है? वैसे ही 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, हाँ या ना? तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/100 मीटर होगा। और मुझे तो सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ना, दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। इस इक्वेशन के दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूँ, क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1/100 का क्यूब मीटर क्यूब। दोनों साइड क्यूब किया ना, यूनिट का भी क्यूब हुआ, 1/100 का भी क्यूब हुआ। समझ आ रही है राइट? अब इसको यहां पुट करते हैं, 1 ग्राम की जगह 1/1000 kg, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये पुट करते हैं। चलो पुट।
तो 1 ग्राम की जगह 1/1000 kg और सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/100 × 100 × 100 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। समझ गए? 100 × 100 × 100 तीन बार है ना, तो सीधा करते हैं 1/1000 है ना इंटू, ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, 3 0 इसके 3 0 इसके कैंसिल, कितना बचा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वही पेट्रोल की डेंसिटी कितनी थी, तो कौन भारी हुआ, पानी। तो वाटर और पेट्रोल को अगर आप मिलाओगे ना, तो वाटर भारी होने के कारण नीचे होगा और पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर होगा। इसे तो बोलते हैं ना ऑयल और वाटर में, ऑयल ऊपर होता है, ऑयल ऊपर तैरता रहता है ना, और पानी नीचे रहता है। अपन पढ़े ना सेपरेशन यूजिंग डिस्टिलेशन, ये सेपरेटिंग फनल मैंने पढ़ा दिया था ना, भले वो चैप्टर का पार्ट ओमिट हो गया था बाद में। तो अगर आप कोई दो लिक्विड को सेपरेट करना चाहते हो जो कि मिक्स नहीं होती, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तो आप यही फिनोमिना यूज करते हो। जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर रहेगा और जो लिक्विड भारी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा। तो आप उनको अलग कर सकते हो सेपरेटिंग फनल को यूज करके। समझ गए डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे फ्लोटेशन समझने के लिए हमने लिक्विड की डेंसिटी और उस सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर किया। अगर उस सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो वो सब्सटेंस डूब जाएगा उस लिक्विड के अंदर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सब्सटेंस तैरेगा, फ्लोट करेगा। समझ में आई बात, डेंसिटी समझ गए ना। चलो हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे, राइट। वी वर राइटिंग सम पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड कहां किए थे बताना मुझे, लास्ट पॉइंट क्या लिखे थे। Loss in weight when a body is immersed in a liquid is equals to Fb is equals to Wa। आपके बॉडी को इमर्स करने के बाद उसका बॉडी में उसके वेट में कितना लॉस हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू बॉयन फोर्स एंड दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये तीनों बराबर है ना। फिर से लिख रहा हूं, बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू weight of liquid displaced is equals to loss in weight। उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना कम हुआ है, ठीक है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और ये निकाला था हमने एफ बी इज इक्वल्स टू वी डी जी, वो भी यही एम इंटू जी, एम की जगह बी इंटू डी, ठीक है। चलो सेकंड डालना, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉज ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा तो मैंने केपलर्स लॉ डिस्कस किया था। केपलर्स लॉ नहीं ना, केपलर्स लॉ मेरे को याद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा केपलर्स लॉ, पढ़ लेंगे अभी अपन इसको, ठीक है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट लिखना इसका, द वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, द वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी या द लॉस इन लिख द लॉस इन वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, the loss L for double S, the loss in weight of floating body is equal to the weight of liquid displaced by it। तो लॉस काट देना, अपन को फ्लोटिंग बॉडी लिखी है, ये पूरी इमर्स नहीं होती है, ठीक है। The weight of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced by it। जैसे मैं ये पेन को पानी में फेंकूंगा तो पानी का लेवल उतना ही बढ़ेगा,
और अगर मैं कूदूंगा पानी में तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो वेट का मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ द बॉडी जो फ्लोट हो रही है इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट लॉज में, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, बॉडी का सेंटर मतलब, and the center of gravity of the liquid displaced, and the center of the gravity of liquid displaced, and the center of the gravity of liquid displaced ब्रैकेट में लेना सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी, BUOYANCY, buoyancy, bracket close, are in the same vertical line, are in the same vertical line, are in the same vertical line. हाँ, इस डायग्राम को देखना, ये बॉडी फ्लोट कर रही है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बॉयंट फोर्स दे आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, एक डायग्राम और देखते हैं, इसको भी देखना। ये आपका जो बॉडी है उसका मास, देखो मेटा सेंटर छोड़ दो, क्या क्या लिखा हुआ अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक सेंटर ऑफ बॉयंसी, यही दोनों की बात कर रहे हैं अपन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेंटर ऑफ बॉयंसी लिक्विड की होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट की है जिसको हमने लिक्विड में डाला है। तो ये दोनों की जो पॉइंट है ना, सेंटर मतलब एक पॉइंट है, वो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, समझ गए, ऑन द सेम वर्टिकल। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखना, पेज नंबर 142 निकालना, इंटेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 142, पेज नंबर 142 इंटेक्स क्वेश्चन दिख रहा है क्या? जल्दी देखो। सेकेंड पॉइंट देखो, जो भी ऑब्जेक्ट को आप इमर्स कर रहे हो ना या फ्लोट कराना चाह रहे हो, उसका सेंटर और जिस लिक्विड पे वो है, जितने लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है, उसका सेंटर दोनों एक ही लाइन में है, एक ही वर्टिकल लाइन में। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखो, ऐसे लॉज ऑफ फ्लोटेशन भी नहीं किया आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन उस पेज का, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। ठीक है, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? क्या होगा ये? क्या होगा? इज योर मास मोर और लेस, यस और नो तो ना पूछ रहा है। आपका मास, you find your mass to be 42 kg on a weighing machine, is your mass more or less than 42 kg? क्या नहीं होगा? हाँ, अगर वो वेइंग मशीन पानी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, तो हमारा मास एक्चुअल में कम होगा, जो दिख रहा है वो कम है, एक्चुअल मास ज्यादा हो सकते हैं।
अगर यहीं पे है तो ऐसे तो कोई बॉयंट फोर्स यहाँ तो नहीं लगेगा, है ना। तो हमारा मास एक्चुअल में सेम है कि ना ज्यादा है ना कम है। ये ज्यादा या कम कब होगा, जब हम अगर उस वेइंग मशीन को पानी के अंदर या एक लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ एक बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो हमारे वेट को कम कर रहा है, लॉस इन वेट। समझ में आ रही बात। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ योर बॉडी। जो वेट दिखा रहा है वही वेट आपका है एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। You have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than the other. Can you say which one is heavier and why? देखो डेंसिटीज दोनों की अलग अलग, मैंने दोनों का आपने 100 किलो लिया है ना। कॉटन भी 100 किलो है और आयरन भी 100 किलो है, बट डेंसिटीज दोनों की अलग अलग है। वो 100 किलो आयरन कितनी जगह ले रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, बट वो 100 किलो कॉटन बहुत ज्यादा जगह ले रहा होगा। तो जगह ज्यादा लेना मतलब वॉल्यूम बढ़ जाना, जगह ज्यादा लेना मतलब वॉल्यूम बड़ा हो जाना। और वॉल्यूम बड़ा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले में देखोगे तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा है ना उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। आयरन का वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा, कॉटन का वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम। इसलिए आयरन विल बी मोर हेवियर देन कॉटन, ठीक है। तो उसको लिख लो उसका आंसर। द आयरन बार इज हेवियर देन द बैग ऑफ कॉटन। The iron bar is heavier than the bag of cotton. So this is because the surface area of the cotton bag, the surface area of the cotton bag। आप ये भी देख सकते हैं, देखो हो सकता है ये दोनों क्वेश्चन ना पानी वाले ही होंगे। समझ रहे हो क्या, कि वेइंग मशीन पानी नहीं है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि अपन फ्लोटेशन पढ़ रहे हैं, तो ये वेइंग मशीन हो सकता है पानी के अंदर ही रखी गई होगी। अब जब आयरन बार को डाला गया तो इसका सरफेस एरिया कम था, तो इसके ऊपर बॉयंट फोर्स कम लग रहा है। ऐसा सोचो ना, ये आयरन बार है 100 किलो का और ये कॉटन का बैग है 100 किलो का। इसमें बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा इसमें, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हर तरफ से लग रहा होगा, राइट। बट इसका सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है, बॉयंट फोर्स। तो इसलिए इसका वेट कम लग रहा होगा दिखने वाला, और इसका वेट एक्चुअली जो दिख रहा है वो ज्यादा होगा। समझे, तो इसका वेट और कम दिख रहा है हमको एक्चुअली वेइंग मशीन में, कि यहाँ पे बॉयंट फोर्स बहुत ज्यादा है। बट हेवियर कौन सा है, ठीक है वही लिख रहे हैं अपन। क्या लिखे, this is because the surface area of cotton bag is larger than the iron bar। Surface area of cotton bag is larger than the iron bar। Full stop। Hence, more buoyant force acts on the bag। Hence, copy में क्यों नहीं लिख रहा है? थोड़ा नहीं, बड़ा आंसर। Hence, more buoyant force acts on the bag। Hence, more buoyant force acts on the bag than that on an iron bar। Than that on an iron bar। Stop। This makes the cotton bag lighter than its actual value। This makes the cotton bag lighter, क्योंकि इसमें buoyant force ज्यादा लग रहा होगा। This makes the cotton bag lighter than its actual value। This makes the cotton bag lighter than its actual value।
full stop. For this reason, the iron bar, for this reason, for this reason, the iron bar and the bag of cotton, iron bar and the bag of cotton show the same mass, show the same mass, show the same mass on the weighing machine. But actually, the iron bar is more heavier than the cotton bag. Weighing machine. But actually, the mass of iron. Actually, but actually, the mass of iron bar is more than that of cotton bar. But actually, the mass of iron bar is more than that of cotton bag. ठीक है, चलो नेक्स्ट है डालना डेंसिटी. डेंसिटी समझ तो गए, इसको लिख लेते हैं. और एक और टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी. दोनों पढ़ते हैं. फर्स्ट लिख लो डेंसिटी. डेंसिटी कितना, इसमें डेफिनेशन. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, density of a substance is defined as, density of a substance is defined as the ratio of its mass per unit volume. The ratio of its mass per unit volume. The ratio of its mass per unit volume. Per unit volume. फॉर्मूला लिखना नीचे, D is equals to M by V. यूनिट हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर. किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट लिखना रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी देखो, रिलेटिव वर्ड आया है मतलब किसी से अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं. दैट इज व्हाई रिलेटिव वर्ड इज यूज्ड. तो यहां पे हम अपने बॉडी की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं. That is what is meant by relative density. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना. It is defined as the ratio of its density. It is defined as the ratio of its density. It is defined as the ratio of its density to that of the density of water. To that of the density of water to that of the density of water at 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius. Relativity of a substance is defined as the ratio of its density to the density of water at 4 degrees Celsius. मतलब मुझे अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मैं पहले उस सब्सटेंस की डेंसिटी लिखूंगा ऊपर, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, और उसको कंपेयर किससे कर रहा हूं मैं, वाटर से. डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. हाँ होगी ना. आप अगर टेम्परेचर लो करोगे ना, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम कम होने लगता है.
अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम जो बढ़ने लगता है, एक्सपेंशन होता है ना टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। बट वाटर में ना 0 डिग्री के बाद थोड़ा अलग चीज होती है। अगर आप देखोगे तो वाटर में जो आइस है, मतलब आइस कब बनेगा 0 डिग्री के बाद, -1 -2 आइस रहेगा, उस समय उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ये अलग थोड़ा सा स्पेशल बिहेवियर है वाटर का। जबकि हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है, बट यहाँ पे तो टेम्परेचर कम करने से पानी का वॉल्यूम बढ़ गया। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तभी तो आइस फ्लोट करता है पानी में। आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, तो तभी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आइस भी सॉलिड है बट कभी उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है एंड इट फ्लोट्स। उसका कारण है उसका स्ट्रक्चर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर कम करने से। बाकी सब सब्सटेंस का क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो या टेम्परेचर कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी वॉल्यूम कम होगा। बट वाटर का बिलो 0 डिग्री वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम बढ़ता है। ये थोड़ा सा एक हटके बिहेवियर है बाकी सब्सटेंस से। दैट इज व्हाई आइस बीइंग अ सॉलिड फ्लोट्स इन वाटर, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एंड डेंसिटी कम है तो वो तैरेगा पानी में। क्लियर? तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, वी आर कंपेयरिंग द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हैं? अब जिसकी भी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी हुई, ध्यान से सुनो एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी आई, इसका मतलब उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तभी का वैल्यू 1 से ज्यादा है। पानी की डेंसिटी तो 1 है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg/मीटर क्यूब। अब अगर किसी की डेंसिटी मान लो 1200 है, तो आपने डिवाइड कर दिया, कितने आया इसका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू 1.2, यानी कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी हो गई ना। रिलेटिव डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो ये सिंक हो जाएगा। और होना भी चाहिए, देखो इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। ये तो अपन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम है तो वो तैरेगा। तो वो चीज आप उसकी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू देख के बता सकते हैं कि जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब वो पानी से भारी है और वो पानी के अंदर डूब जाएगा। क्लियर है? तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली रेशियो है डेंसिटी और डेंसिटी का, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी डेंसिटी की यूनिट कैंसिल हो गई ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। ऊपर उस सब्सटेंस की डेंसिटी जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आप निकालना चाह रहे हो, और नीचे पानी की डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी का यूनिट कैंसिल, तो जो आपको नंबर मिलेगा दैट विल बी अ यूनिटलेस नंबर, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। समझ रहे ना? किसी भी सिमिलर चीज का रेशियो अगर आप लेते हो ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। समझ में आ रही बात? जैसे हम दोनों के मार्क्स का रेशियो लेंगे, मेरा भी केजी में इसका भी केजी में, केजी केजी कैंसिल, तो रेशियो आया मान लो 2:1। उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मार्क्स इससे 2 गुना रेशियो। तो रेशियो हैज गॉट नो यूनिट्स। समझ गए? तो क्या लिखिए आप लोग, relative density of a substance is defined as the ratio of its density to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला लिखिए, फिर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखिए, ऐसा डिवाइड करके भी रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में आरडी लिख लेना। आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पूरा लिखेंगे ना, ये ऐसा नहीं करेंगे जैसे मैंने किया है, पूरा लिखना डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है क्या? लिखिए सर, ठीक है, नीचे एक लाइन और लिखना, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी होता कितना है वाटर का, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। डेंसिटी ऑफ वाटर
एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये रिलेशन मैंने आपको पीछे बताया था जो अपन डेंसिटी पढ़ रहे थे, है ना। आ गया, यहां बता दूं कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 ग्राम पर एमएल। आप उसको केजी में भी, केजी पर मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और उसका रिलेशन अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में निकाला था कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस कितनी हो जाएगी, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 1000 kg पर मीटर क्यूब बोलो। क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, नाउ लिखना। Since the relative density is a ratio of similar quantities, since the relative density is the ratio of similar quantity, density by density है ना, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी कैंसल यूनिट। So since the relative density is a ratio of similar quantities, comma, it has no unit. It has got no unit. It has got no unit. Since the relative density is a ratio of similar quantities, since the relative density is a ratio of similar quantities, comma, it has got no units. डेंसिटी का यूनिट है पर रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, समझ गया ना। डेंसिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझ गए क्या? हाँ, 1000 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलो एक सॉल्ट एग्जांपल है 10.7, वो देख लो, उसी पेज में गया 142 में। आपको क्या दिया देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, मतलब सिल्वर भारी है ना, ये डूब जाएगा सिल्वर, और डूब भी जाएगा। आप चांदी का कुछ सामान डाल के देखो पानी में डूब जाएगा, बिकॉज सिल्वर की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है। और रिलेटिव डेंसिटी मैंने अभी बताया ना कि जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है वो पानी में डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से बड़ी होगी, तभी तो वैल्यू 10.8 आ रही है, आया ना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, मतलब वही 1000, 10 टू द पावर 3 मतलब क्या हुआ, 1000 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट? आपको पूछा है सिल्वर की डेंसिटी निकालना, राइट। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है आरडी ऑफ सिल्वर इज कितना दिया है, 10.8। फिर डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर। तो आरडी का फॉर्मूला क्या होता है, आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वैल्यू 10.8 आपका आरडी है, ये तो निकालना है, तो उसको डेंसिटी ऑफ सिल्वर को डीएस लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और नीचे आपका हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो कितना है डेंसिटी ऑफ सिल्वर, 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर। समझे? वही अगर आपको सीजीएस यूनिट में बोलता ना, तो वाटर का भी डेंसिटी सीजीएस यूनिट में लेते। इधर ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन सीजीएस यूनिट, तब आप वाटर की डेंसिटी 1000 नहीं लेते, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 तो उसके एसआई यूनिट में, सीजीएस यूनिट में क्या होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आप कैसे निकालते फिर, 10.8 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन 1, वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी आती, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये है डेंसिटी ऑफ सिल्वर एट इन एसआई यूनिट, और ये है इन सीजीएस।
तो देखो अगर ऐसा यूनिट में निकालने बोलेगा ना चीज की डेंसिटी, तो आप पानी की डेंसिटी को भी ऐसा यूनिट में लेना। और अगर सब्सटेंस की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में निकालने बोल रहा है, उसका आरडी दिया हुआ है, तो आप वाटर का यूनिट भी सीजीएस में लोगे, दैट इज वन। वाटर का डेंसिटी भी सीजीएस में लोगे, दैट इज वन। वाटर का डेंसिटी सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बट एसआई में 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। क्लियर है? पक्का? नोट कर लो उसको। Okay? चाहो तो लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ग्राम सीजीएस यूनिट में निकालना है, ये सीजीएस यूनिट का मैंने सॉल्व किया है, ये ऐसा यूनिट है, चाहो तो लिख सकते हो। अल्टीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चलो नोट करके एक पॉइंट लिखना। मैं आरडी के लिए एक पॉइंट लिख पा रहा हूँ, कोई आरडी और फ्लोटेशन का। आरडी की वैल्यू देख के आप कैसे बता दोगे कि वो चीज वाटर में फ्लोट होगी या सिंक होगी? नोट करके पॉइंट लिखना। इफ आरडी ऑफ अ सब्सटेंस, आरडी समझ आ रहा ना जो लिख रहे हो, relative density. If RD of a substance is greater than 1, then that substance sink, then that substance will sink in water. Then that substance will sink in water. Then that substance will sink in water. Whereas if the RD is less than 1, whereas if the value of RD is less than 1, whereas if the value of RD is less than 1, the substance will float on water. ठीक है, substance will float on water. एक क्वेश्चन लिखना डेंसिटी के ऊपर। कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी, ये लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का ना, खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर बस देखने हैं, इंडेक्स क्वेश्चन देखनी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन बचा है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी हमने ग्रेविटेशन का देख लिया था, इसका बचा हुआ है। ठीक है, यही देखे थे ग्रेविटेशन के, ये देखे थे। ठीक है, दोनों का देख लेंगे। चलो पहला एक क्वेश्चन लिखना। कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी whose volume is 2 meter cube and density is 0.52 gram per centimeter cube. Calculate the mass of a body whose volume is 2 meter cube and density is 0.52 gram per centimeter. फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पर देखो मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
P इंटू वी आया ना, पर ध्यान रखना दोनों का यूनिट अलग अलग है। ये मीटर क्यूब में है और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है। या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में करो या तो इसको मीटर क्यूब में करो। इसको मीटर क्यूब में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.52 इंटू 1000 kg पर मीटर। अब आ गए दोनों मीटर क्यूब में। अरे हाँ है ना, ये मीटर और ये सेंटीमीटर में तो सॉल्व मत कर देना डायरेक्ट, कि डायरेक्ट अपन v इंटू डी कर दिए। दोनों को सेम यूनिट में लेके आना है पहले, आइदर सीजीएस या तो दोनों एसआई। अभी मैंने दोनों को एसआई यूनिट में कर दिया। मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब इज द सीजीएस यूनिट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी कितना है, 0.52 इंटू 1000 इंटू 2, यूनिट आएगा केजी क्योंकि मास निकाल रहे हैं। अगर सीजीएस में कन्वर्ट करते ना इसको वॉल्यूम को, तो आंसर ग्राम में आता। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 kg आएगा, 1000 kg है उसका मास। ठीक है, तो अभी थोड़े से ना ये फ्लोटेशन के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, 19 क्वेश्चन नंबर 19। उसके पहले ही सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशन के। अरे ये अपन करें हैं। हाँ? हाँ? मुझे याद है इसलिए आपका, तो ये छोड़ दीजिए ग्रेविटेशन फ्लोटेशन। हाँ, 19 क्वेश्चन पढ़ो सब। In what direction does the buoyant force on an object immerse in a liquid act? अरे पूछ रहा है डायरेक्शन मतलब अपवर्ड। ठीक है, लिख लो उसका आंसर। An object immersed in a liquid experiences. An object immersed in a liquid experiences. An object immersed in a liquid experiences buoyant force in the upward direction. Buoyant force in the upward direction. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। Why does a block of plastic released underwater come up to the surface of water? Because density of plastic is मोर होगा तो फिर less. उसी रहेगा ना, लेस। लेस और आप ये बोल सकते हैं कि बॉयंट फोर्स के कारण ऊपर आ रहा है। देखो दो फोर्स एक्ट करते हैं, जब बॉडी नीचे आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और लिक्विड उसको ऊपर से बॉयंट फोर्स दे रहा है। अगर ये बॉयंट फोर्स ज्यादा हुआ तो वो लिक्विड उसको ऊपर भेज देगा वापस। ठीक है, इसका आंसर, टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, two forces act on an object, two forces act on an object immersed in water. Two forces act on an object immersed in water. So one is the gravitational force, one is the gravitational force which pulls the object downwards, which pulls the object downwards, which pulls the object. One is the gravitational force which pulls the object downwards, and the other is buoyant force, and the other is buoyant force. तो सही क्यों नहीं दिख रहा है? पता है मेरा फिगर को पूछ लो ना मुझसे।
BUOYANT. And the other is buoyant force, which pushes the object upwards. Which pushes the object upwards. अब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तभी तो वो ऊपर आ रहा है ना, तो लिखना नॉन लिखना उसके लिए. इफ द अपवर्ड बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर, इफ द अपवर्ड बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर, if the upward buoyant force is greater, if the upward buoyant force is greater than the downward gravitational force, if the upward buoyant force is greater than the downward gravitational force, यानी क्लियर क्या लिखना है, जो नीचे से ऊपर फेंक रहा है वो फोर्स ज्यादा है और जो ऊपर से नीचे खींच रहा है वो फोर्स कम है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही आएगा. ठीक है. कॉमा देन द ऑब्जेक्ट कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन द ऑब्जेक्ट कम्स अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, comes up to the surface of water as soon as it is released. As soon as it is released. Comes up to the surface of water as soon as it is released. अगला क्वेश्चन पढ़ो. न्यूमेरिकल है 21. न्यूमेरिकल भी और थोड़ा सा कंसेप्ट भी उसमें देखना पढ़ना. क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब. एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है 50 ग्राम, उसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आ रहा है क्या? ये दो डेटा गिवन है और आपको दे भी दिया कि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम होता है, वरना हमें पता भी पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब. ठीक है. ओके, आपको वाटर का डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, पूछा है विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक. देखो फ्लोट और सिंक का एक ही कंडीशन है, ध्यान सुनना. अगर सब्सटेंस का वॉल्यूम सॉरी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा, और अगर सब्सटेंस का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा. पानी की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो निकाल लेते हैं सब्सटेंस की डेंसिटी. क्या होगा डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. फॉलो कर रहे हो? मास कितना है 50, वॉल्यूम कितना है 2. कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ग्राम है सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, सीजीएस. अच्छा 20. ठीक है, 0 0 कैंसिल. कितना आया ग्राम पर सेंटीमीटर. अब ये तो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गया, मतलब ये क्या करेगा समझ गया क्या? इतना निकालो पहले, फिर अपन नीचे लाइन में लिखते हैं. लेक्चर देख लो, फ्लोटेशन के बारे में बात नहीं. ठीक है. हाँ देखो इसमें, if the density of an object is more than the density of liquid, if the density of an object is more than the density of a liquid, if the density of an object is more than the density of a liquid, comma, then it sinks in the liquid. Then it sinks in the liquid. ये कंपेयर थोड़ा कर बता रहे हैं. Then it sinks in the liquid. ठीक है. तो यहाँ पे जो सब्सटेंस दिया हुआ है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है. नीचे हमने लिखा since the substance density is greater than water,
since the substance density is greater than water, therefore it will sink. Therefore it will sink. Therefore it will sink. अगला बताओ, देखो एक बार और। 22 भी वैसे ही है, जल्दी देखो। निकालो, सील्ड पैकेट का वॉल्यूम डेंसिटी कितना होगा? क्या ये पानी की डेंसिटी से कम है कि ज्यादा है? वहां समझ में आ जाए कि विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर। पढ़े वो क्वेश्चन? हाँ, क्या क्या दिया? पैकेट का मास कितना दिया है? 500 ग्राम। और उसका वॉल्यूम कितना दिया है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका मास है, ये इसका वॉल्यूम है, तो डेंसिटी निकल जाएगी। मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 500 अपॉन 350, 0 0 कैंसल, 10 टाइम्स में 7 टाइम्स में 10/7 यानी कि 1.42 यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर। अब अगेन ये वाटर से ज्यादा हो गई ना, मतलब 0.4 से ज्यादा, पर ज्यादा तो है, ये भी सिंक हो जाएगा। आया ना? ओके, तो इसमें एक चीज और पूछा है, देखो। व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट? ये पूछा है, तो जितना मास डिस्प्लेस करेगा उसके वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, लिखना। द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट the mass of water displaced by the packet is equal to the volume of the packet. Is equal to the volume of the packet. Is equal to the volume of the packet. पैकेट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 350 ना, 350 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 350 ग्राम। दैट इज 350 ग्राम, लिख लेना। दैट इज 350 ग्राम। एक्चुअली अपन निकालेंगे कैसे? आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करोगे, और वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 होती है, नहीं? 350 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 350 इंटू 1 कितना आया? 350 ग्राम। समझ में आ रहा है? निकालेंगे अपन ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, बट वो क्योंकि 1 ही है उसकी डेंसिटी, इसलिए आपको 350 दिख रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इतने से चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करते हैं। ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 8. 8. What is the acceleration of free fall? वही acceleration due to gravity 9.8 approximately 10 Yes. meter per second square. ठीक है